as the director, what does this global recognition mean to you personally? And how do you see it shaping the journey of the film as it comes home to Indian audiences on 26th September? Honestly speaking, no, first about the Oscar, I mean, I think it's been what, 2 days, and still all of us are in disbelief. We are very, very thrilled, very, very feeling honored and humbled because we feel that the stories of our heartland, our people, are stories that are deeply humane, and it's a call for inculcating empathy and humanity in people and not see the differences between each other. So that is the message that we're going with, and that going on a global stage is a huge thing for us. But having said that, I feel, I mean, Cannes, Toronto, Melbourne, all of these things happened, and we were super thrilled for the claim that we got from around the world. But personally, for me, it being homebound to India is the biggest thing. I mean, that cannot be matched with anything else. We are so eager to see how everyone sees it on the 26th of September. We have made this film for our country. We made this film with absolute authenticity and absolute integrity, and it shows. I hope it shows here, and people appreciate it. Thank you. I've been saying this, and I'll not hesitate to keep repeating myself. This is the film that I am the proudest of. मुझे बहुत गर्व है इस फिल्म में. और I think for me, the journey has been truly transformative. I wouldn't think it wrong to say transformative, because I think just the worldview that we were able to gather from living this journey with Neeraj Bhai. I've been a fan of his since Masan. I saw it 10 years ago before I started working as an actor. And मेरी इच्छा थी हमेशा से कि किसी एक दिन मुझे मौका मिले नीरज भाई के साथ काम करने का. I wouldn't have imagined it would have been his sophomore feature, his second film. लेकिन जब मैंने तो जाहिर है, मतलब जब मौका मिला नीरज भाई से मिलने का, उनके साथ काम करने का, I was very very excited about it. But जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, that's when I realized that this film is much bigger than all of that. It's much bigger than me as an artist, than any of us as artists. And बहुत ज़रूरी फिल्म है, बहुत important फिल्म है, ना सिर्फ हमारे देश में, लेकिन मुझे लगता है कि आज के ज़माने में इस दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट फिल्म है, एंड एक्सेसिबल फिल्म है. ये किसी एक तरह के ऑडियंस के लिए नहीं बनी गई है, बहुत सोच समझ के नीरज भाई ने बनाई है, सो दैट इट कैन रीच पीपल. एंड वीव सीन दैट नाउ. इट्स बिन टेस्टिमेंट टू दैट फैक्ट इज़ कि हमने कांस जैसे ऑडियंस के सामने ये फिल्म प्ले की 800-900 लोगों के साथ मल्टीपल स्क्रीनिंग्स में. वहाँ की ऑडियंस बहुत अलग होती है, क्रिटिक्स होते हैं, फिल्म कॉनेजियर्स होते हैं. फिर हमने टिफ़ में फिल्म दिखाई, और टिफ़ में 1800 लोग, रॉय थॉम्सन हॉल में, ऑर्केस्ट्रा थिएटर है, बड़ा डर लगता है वहाँ जाने में, 3-3 बैल्कनीज़ होती हैं. लेकिन जिस तरह का रिसेप्शन हमें टिफ़ में मिला, जो बहुत ही अलग ऑडियंस है, मतलब हमें तो लगा गेटी गैलेक्सी में चले गए हम, चिल्ला चिल्ला के प्यार से हमें तालियों से स्वागत हुआ, लेकिन फिर भी वही रिएक्शन मिला. और 2 दिन पहले हमारी पहली स्क्रीनिंग हुई थी, और कई सारे दिग्गज कलाकार जिनकी बहुत इज्जत करते हैं हम, नसीर साहब थे, जावेद साहब थे, अपर्णा सेन मैम, कौन हु यू वर्कड विद बिफोर, एंड वी गॉट द सेम यूनानिमस हार्ट वार्मिंग रिस्पॉन्स. सो आई थिंक ये बहुत ही स्पेशल फिल्म है, बहुत कम होता है ऐसा. मेरे लिए पर्सनली तो मैं जर्नी की बात करूँगा ही. आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी प्रेप में, हमने डायलेक्ट वर्क शुरू किया. 2-2.5 महीने 3 महीने हमने वो किया, बिकॉज ज़बान बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है किसी भी कैरेक्टर का. और आई थिंक हम दोनों ने तो इन्होंने बहुत तराशा हमको. श्रीधर दुबे भाई जो इस फिल्म में हैं, डायलॉग राइटर हैं, उन्होंने विकास त्रिपाठी का रोल भी किया है. उन्होंने हमारे साथ डायलेक्ट कोचिंग की 2-2.5 महीने. बट द बेस्ट थिंग वी डिड वाज वी वेंट टू बाराबंकी टुगेदर, और हमने कई दिन गांव में बिताए साथ में. हम लोगों से मिलते थे, उनके जद्दोजहद के बारे में पूछते थे, उनके ज़िंदगी के बारे में, किस चीज़ से उन्हें खुशियाँ मिलती हैं, क्या उनके गम हैं, उठे बैठे एंड जस्ट स्पेंड टाइम देयर. लोगों ने हमें उनके घर में खाना खिलाया, यू नो, विच वाज it's an experience that goes beyond a film. And when we came back, हम एकजुट हो गए थे एकदम. हमारी दोस्ती भी ज़्यादा जुड़ी भी हो गई थी, ताकत हो गई थी हमारी, एज हाँ गाड़ी हो गई थी.
लेकिन कुछ अजीब सा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस रहा है इस फिल्म पे, और आई थिंक हम सब बहुत ही इमोशनली अटैच्ड हैं इस फिल्म से। और इस फिल्म का जो शूट का एक्सपीरियंस रहा वो मेरे लिए सबसे स्पेशल रहा है अब तक मेरे करियर में। आई डोंट थिंक आई हैव वर्कड विथ अ डायरेक्टर मोर डीपली केयरिंग एंड थॉटफुल एज नीरज गहवान। एंड मैं अगर इस फिल्म में ना भी होता तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता, प्लीज़ 26 सितंबर को जाके थिएटर्स में देखिए, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म। मैं और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बट दैट्स ऑल आई वांट टू से। Thank you so much, Ishan. Thank you. Knowing your experiences and seeing the trailer, we all know that it promises, and it is one of the most beautiful films that have come across. We are going to wait to see it on 26th. Vishal, can I ask you the next one, please? Yes, please. So you have a knack for choosing emotionally intense and layered roles, and Homebound seems to be no exception. What drew you to this character, and how did you prepare for such depth and authenticity to the role? नमस्ते आप सभी लोगों को। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो सभी लोगों को जय माता दी। और इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता था। आई थिंक हमारा काम शुरू करने के लिए, प्रीमियर के लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। सबसे पहले तो मीडिया के सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि फ़िल्म के बारे में जो लोगों तक, इंडियन ऑडियंस तक और इंटरनेशनली बात पहुँच पाई है, वो आप लोगों के सपोर्ट के बिना हो ही नहीं सकती थी। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, दिल से। और जी, यहाँ पे बैठना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। और जैसे कि आपने कहा कि मैं ऐसे इंटेंस रोल क्यों चूज़ करता हूँ, आई थिंक सो क्योंकि लोगों ने मुझे इस तरीके के किरदार करते हुए देखा है। तो आई थिंक कुछ लोगों के लिए इजी होता है और सेफ़ होता है कि विशाल को इस तरीके के किरदार दें। बट मैं एक बहुत ही लालची एक्टर हूँ। मैं दुनिया का कोई भी जॉनर या कोई भी तरीके का कैरेक्टर छोड़ना नहीं चाहता। और ऑटोमेटिकली पता नहीं लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं जिससे मैं हर एक काम को जब करता हूँ तो कुछ अपने एक्सपीरियंस यूज़ कर लेता हूँ, और वही चीज़ मैंने यहाँ पे की। और इस किरदार को निभाने के लिए आई थिंक मैंने एक गुरु मंत्र का इस्तेमाल किया। और ये मुझे आदित्य चोपड़ा सर ने कहा था जब मैं उन्हें फ़र्स्ट टाइम मिला था। उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपने आप को अपने डायरेक्टर के सामने सरेंडर कर दो। और वही चीज़ मैं अभी तक अपनाता हूँ। यहाँ पे भी मैंने सिंपली उतना ही काम किया है। आई डोंट नो उससे ज़्यादा मैंने क्या किया है। नीरज सर को जब मैं मिला, और तब मेरे दिमाग में एक ही था, क्योंकि सर ने इस फिल्म पे बहुत समय बिताया है, इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे। इनसे ज़्यादा नॉलेज आई डोंट थिंक सो फ़िलहाल किसी के पास इतना ज़्यादा डेप्थ के साथ नॉलेज होगा। और बाय प्रूफ वो जो कहते हैं वो करते हैं। और इसीलिए आपको इनकी बातों में और इनकी फ़िल्मों में उतना भरोसा आता है, जो आई थिंक ट्रेलर से, और ना कि सिर्फ इंडियन ऑडियंस बट जहाँ भी हम टिफ में, मेलबर्न में और कैन में गए, वहाँ पे सेम रिस्पांस था, क्योंकि यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए जाने वाले फैक्ट बताते हैं सर। और यहाँ पे मेरा सिर्फ यही था कि सर ने जैसे कहा, जो हमें एक राह बना के दी, मैं और ईशान, जानवी, हम सभी लोगों ने सिर्फ आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ इतना किया कि उन्होंने जो कहा वो हमने किया। और सर कभी भी नहीं चाहते थे कि हम सिर्फ एक्टिंग करके छोड़ दें। उन्हें नहीं अच्छा लगता अगर हम सिर्फ परफॉर्म करते और हम डायलॉग बोल के सब कुछ कर लेंगे। आई थिंक ये एटीट्यूड उन्हें पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि हम किरदार को समझें, हम किरदार को जिएं। और इसीलिए हमसे जो कुछ हो पाया हमने किया। फिज़िकली अगर मैं कहूँ तो मैं 9 से 10 किलो वज़न मैंने कम किया। ईशान ने 5-6 किलो वज़न कम किया। ऐसे किया था 10 किया था। हाँ, मैंने सोचा ज़्यादा क्रेडिट मैं ले लेता हूँ। फर्क इतना है कि 10 किलो कम करने के बाद जहाँ इसने शुरुआत की थी वहाँ मेरा ख़त्म हुआ। मैंने सोचा थोड़ी ज़्यादा क्रेडिट ले लूँगा अपनी, बट बॉडी के लिए नहीं था ये, इसके लिए था कि ये लोग मसल लूज़ करें, जो जिम बॉडी वो लूज़ करें, ताकि ये लोग लगे कि गांव में रहते हैं वगैरह। जी, आप लोग ये ना सोचे कि इन लोगों को बीफ अप किया है। नहीं तो ये तो फिज़िकल फैक्टर हो गया, बट इमोशनल लेवल पे भी हमें इस किरदार को समझना था। तो हम गांव जाते थे, वहाँ के लोगों को मिलते थे, जहाँ चंदन कुमार रहता है, जहाँ शोएब रहता है, शोएब अली। वो जहाँ जिस घर में रहते हैं वहाँ हम रुके, वहाँ का खाना खाया, वहाँ पे लोग कैसे बात करते हैं ये समझने की कोशिश की। तो आई थिंक ये चीज़ है। और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मुझे ऐसा लगता है कि हम एज एन एक्टर सिर्फ फेस ऑफ द फिल्म है, और हम अपनी फिल्म को रिप्रेजेंट करते हैं अपने फेस से, बातें करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। बट ये किरदार जब स्क्रीन पे इतना अच्छा लगता है, उसके पीछे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है टीम वर्क। जब
आप ट्रेलर देखते हैं तो जिस इम्पैक्ट के साथ वो बताया जाता है, जब फिल्म देखते हैं तो उसमें जो लाइट लगी है, जिस तरीके से डीओपी ने काम किया है, वहाँ पे मेरे साथ जो स्पॉट दादा हमें चाय देते हैं, लाइट दादा जो सुबह से रात तक मेहनत करते हैं और सेट पे हमसे पहले आ जाते हैं, हम हमारे बाद जाते हैं, तो आई थिंक उन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हमारी फिल्म एग्जैक्टली इस बारे में बात करती है जिन्हें रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता, एक्नॉलेज नहीं किया जाता, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज ये मौका मिला है तो मैं उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो इस फिल्म के साथ जुड़े भी हैं, या फिर जिन्होंने शायद इंस्टाग्राम पे ही सही सिर्फ एक लाइक भी किया है, तो वो भी एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट माना जाता है। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट, एक्नॉलेज दैट, एंड आई एम सो थैंकफुल कि इतना प्यार मिला। और yeah, I think overwhelming experience था। thank you so much, thank you। Thank you so much, Vishnu. Neeraj Gaiwan, I want to ask you, there's several issues that you have tackled in the film. Religion, caste, then patriarchy. That's very interesting. That angle was very interesting. And then you have COVID coming later. So what was the most challenging for you, tackling so many issues in one film? Challenging, I would say, it wasn't like, let's say this also. There's, it was just that these two boys, it is based on a true story, as you all know, and these two boys existed for real, and that's how Basharat Peer took that and wrote this seminal piece for the New York Times. So we picked up from that, but then because they couldn't be just hollow tokens, they had to be fully fleshed out, and also since it had to be that way. So my thing is that when I write or direct, I have to make it my own. Otherwise, I find it very difficult to feel for it. I have to feel for it. I have to so then I actually went deep dove in my own childhood, my own teenage, and try to understand what I went through. Because a large part of my life I've been passing and masquerading as upper caste member. And then I came into my own. So this is sort of similar to how Chandan's arc has been. So the idea has been not to snuff it with too many issues or whatever. This came organically, and also it is also okay, fine. I'm from a particular community, but I can't be presenting it like one goodie whatever. So I had to also call out my own thing, and this happened because I grew up in a patriarchal household. So I had seen how my sisters were favored more than me, and that shame I carried for a long time. The shame of hiding my identity and passing off as someone else, I had to put it out on film. Yeah, I was favored more than my sisters. And they would tell my nephews and nieces were told that your Neeraj Mama was very cute and that's why we were favoring. But no, I realized that it was not because I was cute a little bit. It was just because of male. So I had, and actually, it's also my real sister's name, Vaishali. So she saw it yesterday and she felt like, I didn't realize all of this, and she was quite overwhelmed. So yeah, so it's not by design, but it's by organically how you can't put characters as just unidimensional that, and also we each of them, either Shoaib's character or Chandan's character, they're not monoliths. They have to have some three-dimensionality to them. They need to have flaws. They need to have. They can't just be hard-working, very jujharu people. They should also have some innate flaws in them. So that was the whole idea. Yeah, I'm Rajiv Vijayakar here. Hello. Hi, I'm proud to say that I was on the jury which selected this movie for the Academy Awards. Yeah. And of course, congratulations for the movie. My question was the only thing I'm not very clear about the film is how did that New York Times article transform into this film? What was the process? See, the New York Times article was actually the climax of the film. Because that article was just the climax, that what happens when these boys take that journey from Surat to their home. So that's why it's called Homebound. And that, my penchant for realism and my adherence to journalism and my respect for journalism is that I didn't want to tamper with that story. So that bit, of course, it's a bit dramatized from what the actual story was. The actual final event did not happen on the road. It happened in a hospital. But I took those liberties to enhance the drama. But that entire section was not tampered with much. But the challenge for me was that
if you have that, it's like you have the climax and now you have to build an entire story, entire world, entire characters. I did meet with the surviving families, and but then so much has gone on in their lives that they couldn't open up much. So yes, yes, I did. We traveled. So me and Basharat also had this journey, like the Shoaib and Chandan. We went to the village, and it was simply heartbreaking. Mohammed Sayyub and Amrit, these were the two people. And I went to Amrit's house, and it was heartbreaking. It was simply heartbreaking. And since you all have seen the film, I must tell you that it is my wishful thinking of I want to put out marginalized communities, and the only way to escape is education. That's the message that I'm giving out. And it was lovely to see that Shoaib finally decides that he also does fulfill his friend's promise, his dream that he should get education, that he does that. But you know how real life is? That actual person who's in real life, he couldn't hear. He's now a construction worker in Dubai. Yeah, hi Neeraj sir, Ishan, Vishal. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपका ऑस्कर नॉमिनेशन हुआ है फिल्म होम बाउंड का। नॉमिनेशन नहीं हुआ सर, एंट्री हुई है सिर्फ। हाँ सर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर एंट्री। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने मशान फिल्म बनाया था, एक बिल्कुल हटके एक सब्जेक्ट था और काफ़ी इंटेंस उसमें करैक्टर भी प्ले किया गया था जो विकी सर ने किया था। होम बाउंड भी सब्जेक्ट कुछ उसी तरह से इंटेंसिटी ला रहा है और कहीं ना कहीं एक विलेज स्टोरी को और एक सिटी स्टोरी को क्लैब किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें जब कास्टिंग किया जा रहा था ईशान और विशाल के करैक्टर्स के लिए तो क्या आपका थॉट प्रोसेस था कि ये परफेक्ट कास्टिंग रहेगी इस करैक्टर के लिए, शोएब और उसके लिए चंदा? देखिए, मैं किसी इंसान की मंशा देखता हूँ पहले कि उनमें अंदर वो कुर्बत है कि नहीं, अंदरूनी हिस्से को टटोल के देखता हूँ, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है कि ना कि भाई अब दोनों इतने गुड लुकिंग हैं, क्या लोग बोलेंगे गांव का दिखेगा नहीं। एंड ये हमारी धारणा बन चुकी है, काफ़ी लोग सोचते भी हैं कि शायद अरे ऐसे तबके के लोग आप इतने फेयर स्किन क्यों दिखा रहे हैं, आप जानवी कपूर को एक दलित कैरेक्टर क्यों बता रहे हैं। बट मैं कहता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के वो हैं, तो उसमें मुझे कभी वो नहीं था। मैं सिर्फ ये देख रहा था कि इनमें एक्टिंग का टैलेंट और अंदर से भूख होनी चाहिए, होड़ होनी चाहिए कि भाई इस किरदार को हम बहुत शिद्दत से निभाएंगे। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए, जैसे ये लोग बता रहे थे, उससे मेरे लिए क्या है कि अब सभी अच्छे एक्टर्स हैं, दोनों सभी सारे अच्छे एक्टर्स हैं तीनों के तीनों, लेकिन मेरे लिए था कि आप सिर्फ परफॉर्म करोगे, लाइनें बहुत अच्छी बोलोगे, बहुत अच्छा मूवमेंट करोगे, बस ये ही काफ़ी नहीं था। मैं चाहता था कि क्योंकि हम तीनों, हम चारों जो फिल्म में, हम सारे जितने भी फिल्म में हैं, हम लोग एक पूरे समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शायद वो हज़ारों चंदन हैं, हज़ारों शोएब हैं, हज़ारों सुधा हैं और हज़ारों वैशाली हैं इस दुनिया में और हमारे भारत में, जिनकी कहानी हम बोल रहे हैं। तो हमारे पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं चाहता था कि ये सब लोग उतनी शिद्दत से कैरेक्टर्स को समझे। तो हमारा वो जो सफ़र रहा है ना, कि जो समझने की, मतलब जस्ट टेक्स्ट नहीं, जस्ट डायलॉग नहीं, उसके पीछे क्या क्या है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे द फर्स्ट लेसन दैट दे वेंट विथ वाज, इन लोगों को तीनों को मैंने किताब दी थी एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, वो पढ़ने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे मैंने इनको वो सब बताया। फिर हम लोग गाँव में घूमे ताकि इनको रियल एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि किसी का लिव्ड एक्सपीरियंस आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, आप जितना हो सके करीब पहुंच सकते हैं। तो मैंने वो, तो इसीलिए इन लोगों की कास्टिंग हुई है, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो आपको लिव्ड रियलिटी के जितने करीब पहुंचेंगे। तो मैं यही चाह रहा था कि ये किरदार आपके पास नहीं आने वाले, आपको जाना होगा, आपको सफ़र तय करना होगा कि यहाँ से आप उठेंगे शहरों से, अपने प्रिविलेज लाइफ से निकल कर आप वहाँ जाओगे और उस चीज़ से रूबरू होगे, तभी वो आप में अंदर समाएगा। तो इन लोग, मतलब मैं अभी दोबारा फिल्म बनाऊंगा तो शायद इन तीनों के साथ दोबारा बनाऊंगा, शायद। मतलब आप जानते हैं, मैं बिल्कुल। हाय ईशान, विशाल, मैंने फिल्म देखी है, मुझे बहुत पसंद आई और सभी को पसंद आ रही है, और अब ऑस्कर के लिए भेजी जा रही है, तो भेजी गई है यहाँ से, तो उसके लिए बहुत बधाई। मुझे दो सीन खासकर बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट ब्रेकिंग लगे। एक, जब आप लोग पैदल लौट रहे होते हैं और चंदन आपकी गोद में वो दम तोड़ रहा होता है, और एंड में जब आप उनकी माँ को वो चप्पल दे रहे होते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप दोनों के लिए मतलब वैसे तो सब्जेक्ट ही ऐसा है, हार्ट ब्रेकिंग है, आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट
सीन कौन सा था, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिफ़िकल्ट सीन, मतलब फिजिकली तो डिफ़िकल्ट फिल्म है ही, हमें समझ में आ ही रहा है, जी। इमोशनली डिफ़िकल्ट फिल्म सीन कौन सा था आप दोनों के लिए? आई थिंक कौन से सीन सर? मजाक कर सर। ज़्यादा रिस्क ले रहा है। बस ये है कि स्पॉयलर्स ना दें, क्योंकि लोग देखेंगे तो जस्ट जी, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब हम पूरी शिद्दत से दें, बट हम स्पॉयलर्स ना देंगे क्योंकि अभी इंडिया में लोगों ने देखी नहीं है आप फिल्म। लोगों ने देखी है फिल्म, आप समझ सकते हैं कि तो अगर डिटेल वो- में जाए बगैर मैं आपके दोनों वाक़ये का, मैं दोनों सीन्स का जवाब दूँ। आई स्टार्ट। हाँ, मैं एक्चुअली हाँ, ईशान के सीन के बारे में ही बोलने वाला था। आई थिंक ईशान के ऐसे 2 सीन हैं जो इमोशनली बहुत चैलेंजिंग थे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने उतने चैलेंजिंग सीन किए हैं, बट ईशान के सीन मैंने जो देखे तब मुझे ऐसा लगे कि इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम, और मैं उन्हीं सीन के बारे में आई थिंक ईशान, इफ़ यू शेयर योर एक्सपीरियंस वुड बी बेटर। आई थिंक नहीं, देखिए चैलेंजिंग तो कोई भी सीन हो सकता है, अक्सर ऐसा होता है, और विशाल ने पहले इंटरव्यूज़ में कहा भी है, और मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि अक्सर ऐसा होता है जो पेपर पे सबसे मुश्किल सीन लगता है या इमोशनली इंटेंस सीन लगता है, वो किसी ना किसी तरीके से हो जाता है, बिकॉज आई थिंक आपका पहला कनेक्शन बतौर एक आर्टिस्ट, एक एक्टर, उन चीज़ों से बनता है ऑन अ बेस लेवल। पर जो सीन ज़्यादा सिंपल होते हैं, जिसके बारे में आप शायद ज़्यादा सोचते नहीं हैं, आप ज़्यादा घबराते नहीं हैं उन सीन से, कहीं ना कहीं उनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, कोई ट्रिकी इज़ द वर्ड दैट वी यूज़, कि वो ट्रिकी सीन्स हो जाते हैं और उनको समझना और उसका सुर पकड़ना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इस फिल्म में मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ, अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है, और विशाल का भी एग्जाम्पल है, तुम प्लीज़ जवाब देना अपना, क्योंकि इज़ बीइंग वेरी हम्बल, बट विशाल ने मतलब ज़बरदस्त काम किया है इस फिल्म में। आई एम सो प्राउड ऑफ द वर्क दैट ही हैज़ डन, एंड नॉट जस्ट मी, आई थिंक एवरी वन इन आर टीम इज़। सॉरी, एक चीज़ ऐड करूंगा, जैसे विशाल का जब पूरा जो कोविड चंक है जब हम चल रहे हैं ना, मुझे बीच बीच पे लग रहा था कि सच में बीमार तो नहीं पड़ गया। एक बार देख लो, क्योंकि वो सच में इतना इसने रियलिटी से वो किया है ना, मतलब मैं चेक कर रहा था कि ये ठीक है ना। और एक छोटा सा मैं इसमें ऐड करने के एग्जांपल दूंगा, एक सीक्वेंस है फिल्म में, उसी वॉक में, जब फिजिकल एक रिएक्शन आता है इनका, तुम्हें पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ज़रा ढूंढिएगा उसको फिल्म में। इतना कमाल किया है इसने, हमको वाकई में लगा था कि ये शायद बीमार पड़ गया, तो तो और भारी भी था यार उठाने में, बट 9 किलो कम करने के बाद भारी था। हाँ मैंने भी तो कम किए थे। सामान भी था साथ। तो ये है कि पहली बार मेरे साथ मेरे करियर में ऐसा हुआ कि जो सीन पेपर पे सबसे मुश्किल था, वो ही साबित हुआ सबसे मुश्किल मेरे लिए परफॉर्म करने में, और वो वही सीन है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। आई थिंक कि एक तरह से देखा जाए तो पूरी फिल्म उस पर कहीं ना कहीं हिंज कर रही थी। फिल्म का जो वज़न था उस सीन पे बहुत भारी था, और चूँकि वो सीन असली आर्टिकल से लिया गया है और बेस्ड इन रियलिटी है, तो एक जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम उसको पूरी ईमानदारी से परफॉर्म करें और मैनिपुलेट बिल्कुल भी ना करें। तो वो था बहुत मुश्किल सीन परफॉर्म करने में, और उसकी कहानियाँ भी कई सारी हैं जो आई थिंक पोस्ट रिलीज हम शेयर करेंगे। लेकिन आई थिंक नीरज भाई ऐसे डायरेक्टर हैं जो कभी हिचकिचाते नहीं हैं, कभी हेजिटेट नहीं करते स्टेक्स आपके बढ़ाने में। वो कह भी देते हैं कि देखो यार ये, और ये मेरी पहली फिल्म में मजीदी सर मेरे साथ किया करते थे, और मैं एक जवान एक्टर था, मेरा क्राफ्ट रॉ था, लेकिन मुझे डरा डरा के भी करते थे, एंड दैट वाज नॉट द इंटेंशन, बट ही वुड ऑलवेज से कि ये बहुत ज़रूरी सीन है एंड वी कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड वी कांट बी लैक्स ऑन दिस। तो आई थिंक हम दोनों डरे हुए थे इस सीन को लेकर कुछ हद तक, लेकिन आई थिंक जिस तरह का माहौल नीरज भाई के सेट पे होता है, एवरी थिंग इज सपोर्टिंग द एक्टर, एवरीथिंग। एक चीज़ मैं कहूँगा, गेट कीप नहीं करेंगे इस चीज़ को, एक प्रोटोकॉल है इनके सेट पे जिसको ये कोड 360 बुलाते हैं। तो कुछ ऐसे सीन्स हैं जो बहुत इंटेंस सीन होते हैं जिसमें कोड 360 लागू हो जाता है हमारे सेट पे। द फर्स्ट एडी सेज के कोड 360 एक्टिवेटेड, तो सारे यूनिट के मेंबर्स हैं, वो जो सीन का जो टोन है, सीन का जो सुर है, उसमें फंक्शन करने लगते हैं, उसी सुर में काम करने लगते हैं।
तो कहिए एक इमोशनल सीन है, तो लोग ज़ोर से बातें नहीं करेंगे, एक्टर को बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, एक्टर से बातें नहीं करेंगे। क्लैप भी अगर दी जाएगी तो सॉफ्ट क्लैप दी जाएगी शॉट से पहले। अगर गुस्से वाला सीन है तो क्लैप क्लैप हार्ड क्लैप तो होगी। ऐसे क्लैप जो सीन का टोन है, इमोशन है, उसके हिसाब से देना है, उसी टोन में देना है। तो इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। नीरज भाई म्यूज़िक भी यूज़ करते हैं जो मेरे लिए सबसे बड़ा बोन है। अगर मेरे करियर की शुरुआत से कोई एक प्रोसेस है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर फ़िल्म के हिसाब से प्रोसेस आपको बदल लेनी चाहिए। एक्टर की प्रोसेस फ़िल्म पे कभी हावी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अ, अगर एक कोई ऐसी चीज़ है जो मैं पर्सनली हर फ़िल्म से एक एज़ ए रिचुअल करता आया हूँ, वो है यूज़ म्यूज़िक। तो मुझे जब पहला पेचेक मिला था मेरी पहली फ़िल्म पे बियॉन्ड द क्लाउड्स में, तो मैंने उसका इस्तेमाल एक छोटा-सा स्पीकर खरीदने में ही किया था और उसी फ़िल्म में मैं यूज़ कर रहा था। वो स्पीकर मेरे वैन में रहता था या फिर हेडफ़ोन्स लगाए होते थे, और म्यूज़िक से मुझे लगता है कि इमोशंस जो होते हैं, भावनाएँ होती हैं, वो कहीं न कहीं वो उभर के आ जाती हैं बाहर। दैट्स माय फीलिंग एंड आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू गेट आउट ऑफ योर हेड। अक्सर हम ओवरथिंक कर लेते हैं, जब अटक जाते हैं अपने खुद के थॉट्स में, तभी रुकावट आती है सीन में, फ्लो करने में। तो आई यूज़ म्यूज़िक अ लॉट एंड ही एक्चुअली इसमें हम लोग वी शुड एक्नॉलेज द म्यूजिक दैट फॉर दिस स्पेसिफिक थिंग दैट यू टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे रहते हैं। उसमें कहीं 3-4 गाने थे जो हमारे थे, लेकिन उसमें सबसे स्पेशल जो गाना था, जो काफ़ी मुझे प्रभावित भी किया और बहुत सालों से, और एक फ़िल्म के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा है पूरी फ़िल्मांकन के दौरान और उसके लिखने के दौरान। मैं सुबह उठ के मतलब 4 बजे उठ के लिखना शुरू करता था, और कुछ नहीं आता था, वो गाना सुनता था तो कहीं एक मिल जाती थी। वो था राह पे रहते हैं, जो गुलजार साहब ने लिखी है, आर डी बर्मन, नमकीन पिक्चर का गाना है। तो ये इतना हम लोगों को, मतलब मैंने ईशान बहुत सुनने लगा था, मैंने बोला तुम मत सुन क्योंकि वो क्लाइमैक्स के लिए रख, उसको यूज़ मत कर ज़्यादा। तो Sorry to interrupt. Last two questions. सॉरी, Hi, इनको कॉफ़ी पिला दी जाए प्लीज़, बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी ले रहे हैं। I have a question here. Hi, I have a question here. I'm Princey from the People Bazaar. I've been Hi, cheering Princey. for a film on my Instagram. My question is to all three of you. The film has been received very well across all international platforms, and now it's pitched for yet another bigger international platform. What do you think is, what would you want the biggest takeaway that the global audience take from this film? I think it's a cumulative answer that all of us will agree. It's empathy. We really want, and that's our core message, that we want. There are many kinds of people, many kinds of communities, and everything. But I think it's eventually people failing people. So our entire goal has been making this film is that people that don't look like you, that don't talk like you, that don't think, that have different worldviews and value systems, and also maybe ideologically different. I'm saying that we should have empathy even for those, because it's gone on too much that there's so much hate and there's so much of disdain for each other that it's about time across the world that we just stop and take a beat and maybe have a conversation, a dignified conversation, and engage in dialogue and not engage in, aspersions and like squabbles and stuff. So that's my entire. Seconded, ma'am. And I think just to add to that, sometimes it's not necessary to accept another person's way of living, ideology, way of thinking. You do not have to accept it as your own or accept it at all. Sometimes it's enough to just lend a ear and listen and have the tolerance, or I don't even like the word tolerance because intolerance क्यों ही होनी चाहिए. I feel just to have the openness of heart to just listen and yeah, make space for the other person. That's it. आई थिंक सर ने और ईशान ने हर एक चीज़ बता दी। मैं छोटे सेंटेंस में आई थिंक इतना कहना चाहूँगा कि इंसान को इंसान की तरह देखना चाहिए, और उसके बीच में जाति या रिलीजन या कलर, हाइट, बॉडी, क्या खाता है क्या नहीं, उन तरीके से नहीं देखना चाहिए। और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करने की अगर कोशिश करें तो आई थिंक हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। प्यार को प्यार रहने दो, रिश्तों का इल्जाम न दो। हाँ हाँ। अगली फिल्म में सर डायलॉग सारे लिखेंगे. नहीं, गुलजार साहब 2 बार हो गया. Hello, sir. This is Rujita from Filmfare. This side. My question is for Neeraj, sir.
So this is your second feature film in 10 years. So What took me to 10 years? yes, why I this? know Because that you're such a question. great filmmaker. But were you waiting for something that that felt worthwhile, that excited you? Why this? Honestly, for the past 10 years, I've been trying to answer that question myself, and I've not got that answer. But what has come to me is that I think I'm extremely and deeply hungry to make something that forces my inner. I mean, it makes me get out of bed and just scream and want to make it. So it's not at all as per what people would imagine, that it's not an aspiration for greatness. It's just that it has to move me. It has to make me feel part of a larger cosmos, a larger conscience that is beyond our existence. And if I can add and contribute to any way, that was the entire aim. So I did tour around the country. I was at a point obsessed with wanting to make a film on farmer suicides, or there was a biopic that I was about to make. So then I also made some couple of shorts and TV shows that I've done. But yeah, nothing moved me like the biggest thing that I feel about this film that drove me was friendship as a vessel. The vessel of friendship that you can talk about so many things. And actually there's no substitute for that in English, but I would say that हिंदी में बोलते हैं कि जो मित्र और मैत्री, तो उसका बहुत फर्क है. तो ये फिल्म बता रही है कि उसके दोस्ती के माध्यम से आप काफ़ी चीज़ों का मेटाफर लेके, आप यूफेमिज्म लेके बता रहे हैं कि दो दोस्त ही नहीं, दो परिवार, दो गुट, दो समाज, और जो हमारा जो फासला है जो अर्बन और पुअर का भी, हम सबको एक जगह एक पॉइंट में सोच के मैत्री लानी चाहिए. Hi, Neeraj here. Yeah. Hi. Okay, I know this question is for the producers, but I wanted to ask you, how are you guys planning to market this film? Because last time we had seen Lapata Ladies, how Amir and Kiran went all over the world promoting the film for the Oscars, and this time, what are you guys planning? Right now it hasn't even sunk in, so I don't even know. So we've said that, okay, let's park it, let's figure out, but for now, let's soak in the release. So 26 September, after that is when we want to think of anything. Great. Well, Thank- yes, of course, it is going to help, and we are quite privileged to have his support. He's been so instrumental in giving us a copious amount of notes. He sent across our producer, Merita Toscan, about the script. So I changed the script. Guys, please don't talk while we are. It's really distracting. I'm sorry. So when we, I just said, yeah, it's very distracting. I'm sorry. So his contribution to the script has been quite a lot, because I've changed those beats. And then again, he came back when we were editing the film. He's given feedback on the edits. So, and all of this selflessly. I don't think any person, I mean, that's the reason why he's the biggest filmmaker around the world. We are good. आपका सवाल था. देखो, मैं तो कभी भी बोलूँगा कहानी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, स्टार्स लेके आते हैं. देखिए, ये एक दो मुहा जवाब भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि देखिए आपके पास कहानी है, लेकिन अब जैसे मैं चाहता हूँ कि ये कहानी है, पोटेंट है, राइट? लेकिन मैं चाहता था कि ये मशहूर कलाकार जैसे ईशान है, विशाल है, जानवी हैं, अगर ये किरदार निभाते हैं, क्योंकि ये टैलेंटेड भी हैं और नोन भी हैं, इससे होता क्या है कि गाइज व्हाट इज़ गोइंग ऑन, प्लीज़. सो इससे होता क्या है ना कि अब मैं फिल्म जो बनाया, ये होगा कि मैं कैन जाऊंगा, टोरंटो जाऊंगा, तो लोग ताली मारेंगे, ख़त्म. लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म उन तक पहुँचे जिनके बारे में ये फिल्म है, मुझे इनका सहयोग लगेगा और वो बहुत काम आएगा, तो मैं क्यों ना लूँ. मैं उसमें वो मानता हूँ. लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, आई फील जैसे वरुण ग्रोवर ने एक फिल्म में लाइन लिखी है, कहानी फिल्म का बाप होता है. वो बात सही है. Thank you so उन्होंने much. राइटर लिखा था सर, लेकिन सेम थिंग. Pictures. Before we finish, I just want to make a very, very sincere urge to all of you. आप सब में से जिसने भी फिल्म देखी है या जो भी देखने वाले हैं, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारा सहयोग करिए इस फिल्म के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने में. ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं.
मैं तो 7-8 साल अपने करियर में मैं प्यासा भूखा इंतज़ार कर रहा था कि कोई ऐसा किरदार मिले, कोई ऐसी कहानी मिले, लेकिन सर खुद 10 साल रुके हैं. एंड आई जस्ट वांट टू ऐड टू द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड अबाउट सर. ये ऐसी फिल्में इसलिए बनाते हैं बिकॉज ही वॉक्स द टॉक. वो जो प्रैक्टिस करते हैं, वो जो प्रीच करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं. वाकई में बहुत ही जेन्युइन इंसान हैं. ऐसे बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में, ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में. तो ये सारी जो फीलिंग्स हैं जो वो ऑडियंस में लाना चाहते थे, सबसे पहले ही इज़ बिन थ्रू देम, यू नो, एंड वी सीन दैट वेरी क्लोजली. तो ये बहुत ही फेल्ट फिल्म है, बहुत ही दिल से आई है. और हमारी बट you know that intention doesn't always translate, and for that you need an excellent filmmaker. And I think नीरज भाई कमाल के डायरेक्टर हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर फिल्म मेकर हैं, और फिल्म इनकी दूसरी आ रही है 10 सालों बाद. तो प्लीज़ हमारी मदद कीजिए इन स्प्रेडिंग द वर्ड. होमबाउंड 26 सितंबर को आ रही है सिनेमा घरों में, प्लीज़. सॉरी, आई एम ऑल्सो गोइंग टू ऐड सम रियली इंपॉर्टेंट थिंग. देखिए, ये मतलब मैं अभी डायरेक्टर की पदवी से बाहर निकल के मैं एक बार इस फिल्म को देखना चाहूँगा, तो मैं बोलूँगा कि आप सबने फिल्म देखी है और आप सब पत्रकार हैं. मैं भी किसी ज़माने में पत्रकार था, तो मैं पत्रकार की इंटेग्रिटी को समझता हूँ और आपकी फ्रीडम को मैं समझता हूँ. लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि आप लिखें, बखूबी लिखें, बहुत प्रमोट करें हमारे लिए बहुत अच्छी बात है. लेकिन जो लास्ट का जो सीन है वो मेरे अगेन मैं कह रहा हूँ कि मैं डायरेक्टर से बाहर निकल के बोल रहा हूँ कि शायद प्रॉब्ली लास्ट कुछ साल, डेकेड्स में आई वुड से आई हैव सीन सच अ परफॉर्मेंस कम आउट फ्रॉम एन एक्टर विद द क्लाइमैक्स सीन दैट इज़ डन. एंड यू नो, अगर आप स्पॉइलर दे देते हैं कि उसमें होता क्या है, यू नो, आप लोगों को जो एक्सपीरियंस हुआ है शायद उन लोगों को ना मिले, तो यू विल रॉब देम ऑफ दैट एक्सपीरियंस. सो आई वुड रिक्वेस्ट टू नॉट टॉक अबाउट दैट थिंग. यू कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट परफॉर्मेंस फॉर दैट सीन, बट नॉट व्हाट हैपेंस इन इट. थैंक यू. मैं भी, अब सबने कहा है तो मैं भी थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील ना हो मेरे को. देखा, मेरे को भूल गए वापस. नहीं, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा. जितने भी लोगों ने फिल्म देखी है, फिल्म प्रमोट करें और आगे इस वर्ड ऑफ माउथ को लेके जाए. इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी लोग फिल्म देखें, हम फिल्म बनाते हैं एक मैसेज के लिए, और कभी कभी क्या होता है वो मैसेज सिर्फ सुनने के बाद, थिएटर से बाहर निकलने के बाद हम छोड़ देते हैं. तो हमारा जो मोटिव है फिल्म बनाने का और एक समाज में एक बदलाव लाने का, वो मायने नहीं रखता फिर अगर हम बदलते नहीं, और हमारे अंदर जो शिफ्ट आया है वो हम आगे कैरी नहीं करते. तो आई रियली वांट कि अगर ये फिल्म आपको जिस भी तरीके से शिफ्ट करे और एक पॉजिटिव नोट पे अगर आपको ख़त्म हो रहा है ये फिल्म, तो प्लीज़ वो बदलाव अपने अंदर रखें, क्योंकि वही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. और तभी हमें लगेगा कि हमारी जीत हुई है, कमर्शियल जीत, और एक्टिंग अच्छी की है, स्टोरी अच्छी लिखी है, वाओ क्या बहुत अच्छा हो गया, ये सब मैटर करता है. बट उससे ज़्यादा हमें खुशी तब होगी और हमें ऐसा लगेगा कि हम जीते हैं जब लोग बदलेंगे. वरना फिर ये एक वही फिल्मों में से रह जाएगी जो 50 फिल्में हम देखते हैं और छोड़ देते हैं. आई एम रियली सॉरी टू ऐड, बट ही सेड सच अ ब्रिलियंट थिंग. उसका एक एडिशन आप लोग ये याद रखिए कि आप अगर आपने फिल्म देखी है, आपको सोचने में थोड़ा मजबूर करिए. आप घर जाइए, घर जाने के बाद सुबह जो पर्सन आता है कूड़ा लेने के लिए, उसका नाम पूछिए, समझिए वो कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है. क्या चीज़ मैम? व्हाट चेंज हैज कम? अच्छा, सो सबसे पहली चीज़ मैम, जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी, नीरज भाई किसी भी फिल्म को शुरू करने से पहले एक टीम मीटिंग करते हैं. तो हमारे फिल्म के जो पहले 3 दिन थे उसमें ज़्यादातर मेरे जो ऑफिस के सीन्स थे वो थे. तो मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया था वहाँ पर, तो मैं बैठा उस टीम मीटिंग में, और जिस तरह की चीज़ें उन्होंने अपनी टीम के साथ शेयर की कि इस तरह से हम काम करेंगे दोस्तों. सबसे पहली चीज़ तो ये, किसी को भी अपने से नीचा नहीं समझते. देयर इज़ जेन्युइनली नो हायरार्की ऑन ए सेट. हायरार्की सबसे पहले तोड़ते हैं वो. कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई स्पॉट दादा नहीं है, कोई लाइट दादा नहीं है. आप प्लीज़ उनको नाम से पुकारिए. एवरीबडी इज़ एन इक्वल कॉन्ट्रीब्यूटर टू द फिल्म. अगर किसी के पास किसी चीज़ के बारे में कोई ख्याल हो तो वो बेझिझक जाके इनसे पूछ सकता है. मैंने देखा है खुद. और अगर कोई अपने हेजिटेशन से नहीं पूछ रहा तो वो उनको खींच के बाहर लाते हैं कि यार रिजवान बेटा इधर आना,
कोई प्रोडक्शन असिस्टेंट हो, अगर कोई आर्ट असिस्टेंट हो, तो क्या लगता है यार इसके बारे में, ऐसा बताना। वो उनको सबसे ज़्यादा समझ है उनको क्या फिल्म बनानी है, लेकिन वो सुनते सबके हैं। And that's a very rare quality. I don't see that. That's why I say practice what you preach, you know. I see him do that. Everybody is humanized on his set. वो हमारे set पे अभी we had a Consent. about, firstly it was about, it has to be a more than 50% women crew, and they can't be just token crews, they have to be HODs. That has been that is what I've followed for many years. मैं जो भी काम किया हूँ उसमें it is a clear mandate to have that. It is a mandate to prefer people who are mostly ignored. It could be Dalit, Muslim, LGBTQI. So I try to prefer people who are equally talented who come on board. And also, जैसे ये standard diktat था, everybody, that you have to address each other with name. You cannot address them as spot दादा, setting, lighting, वो नहीं होगा, tailor नहीं बोला जाएगा. और उनको आपस में, like if you say, then you'll have to, crew को बोला गया था कि आप पूरे practice करो. आप नहीं बोल, अगर बोलेंगे तो दिस इज़ नॉट डन. एंड ऑफ कोर्स सेफ्टी इज़ प्राइमोरियल. लेकिन ये जो इंक्लूसिविटी की आप बात कर रही हैं, जो पूछ रही हैं मैम, अब वो हम वो सीना फाड़ के दिखा तो नहीं सकते आप. For me, I think the biggest change has been social awareness. Because I feel कि it's not enough just to have good intentions. I think अगर आप इस समाज का हिस्सा हैं और अगर आप privileged हैं कि आप किसी ना किसी तरीके से influence कर सकते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप socially aware रहें. And I have learned that so much from नीरज भाई. वो अपने माध्यम का इस्तेमाल सिर्फ entertainment के लिए बिल्कुल कर सकते हैं, but वो नहीं करते हैं. वो इस तरह के इंसान हैं. If he's saying something in his film, you can be sure of it कि उन्होंने in outside of the film भी contribute किया है इन चीज़ों को. And I think that's a very beautiful thing. मेरे पहली फिल्म के डायरेक्टर ने मुझसे सबसे पहली चीज़, मुझे एक गुरु मंत्र मुझे मजीदी सर ने दिया था कि मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे एक्टर बनना चाहते हो, अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हो, सबसे पहले बंदे बन जाओ, सबसे पहले अच्छे इंसान बन जाओ, जो भी तुम चाहते हो वहाँ से आएगा. So it was reassuring for me. It pushed me in that direction again, that you do not have to be a megalomaniac to be able to do this job and be in this industry and be successful. So I'm very proud of this film and the journey of this film, ma'am, and I'll try and be more aware as I go forward. तो बहुत कम ऐसी फिल्में होती है जो करने के बाद, जिसका किरदार निभाने के बाद आपके अंदर एक चेंज आता है. वैसे तो हर एक किरदार आपके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लाता है, कुछ आपसे लेता है और कुछ आपको देता है. बट इस फिल्म में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात करते हैं जो कि मुझे बहुत ही यूनिवर्सल लगता है. हर एक लोग अपने अपने मायने में, अपने अपने एक्सपीरियंस से किसी ना किसी तरीके से खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, खुद की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते. तो इस फिल्म से मैं अपने आप को ज़्यादा एक्सेप्ट कर पाया हूँ और ये बदलाव मेरे अंदर नीरज सर ने लाया है. एक मुश्किल से बहुत सारे लोग गुजरते हैं, स्पेशली इंडिया में, जिन्हें इंग्लिश बोलना बहुत अच्छे से नहीं आता, और सभी लोगों के सामने जब ऐसे स्पॉट पे आ जाते हैं जहाँ पे बहुत ही फ्लुएंट तरीके से इंग्लिश में बात की जाती है, तो हम लेफ़्ट आउट फील करते हैं, स्पॉट पे आ जाते हैं और डर लगता है, क्योंकि लोग क्लास से जज कर लेते हैं आपको कि आप इंग्लिश बोलते हो तो आप एक क्लास के लोग हैं, और अगर आप हिंदी में बात करते हो तो फिर आपको उस नज़र से देखा जाता है कि यार ये तो शायद एवं ही है. मे बी आप उतने ही टैलेंटेड हो, उतने ही डिज़र्विंग हो, बट आपकी लैंग्वेज के कारण आपको अलग तरीके से जज किया जाता है. और ये जो डर था मेरे अंदर, मुझे कभी भी नहीं पता था कि ये डर कहाँ से आ रहा है, मुझे कौन सा लाइन चूज़ करना चाहिए, मुझे किस राह पे कदम बढ़ानी चाहिए, मुझे नहीं पता था. और इसके पीछे एक ऐसा छुपा हुआ रीज़न था जो मुझे नहीं पता था, वो था एक्सेप्टिंग योरसेल्फ. तो मैंने जब अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि यस, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं रही है, मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस, मेरे मम्मी पापा मुझे उतने अच्छे स्कूल में एजुकेशन नहीं दे पाए हैं, बट वो जो कर पाए हैं वो ये है, और इसी के वजह से मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ. तो मुझे नीरज सर ने यही कहा था कि तू यहाँ पे जब है तो तू सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि तू जितना है उतना ही है. तो उससे कम होता तो भी शायद यहाँ नहीं होता, और तू इससे ज़्यादा होता तब भी शायद यहाँ नहीं होता. तो अगर मैं बहुत ही क्लासी और बहुत ही कूल डूड तरीके से बिहेव करता तो शायद मैं इस फिल्म का पार्ट नहीं होता, आज हमारी फिल्म ऑस्कर में नहीं गई होती. तो आई थिंक एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, तो ये वास्तविकता में तुम जो हो, जो अंदर से हो, बस वो ही है, इसीलिए तो हम तुमको चूज़ किए. तो वो
उसको कभी नहीं Thank you. छोड़ना है. थैंक यू Fantastic. थैंक यू सो मच और इस बात का सबूत ये है कि ये बड़े बड़े थिएटरों में 2600 कैपेसिटी की थिएटरों में बैठ के टोरंटो में कांस जैसी जगहों में अपनी भाषा में उसने अपनी बात में बात होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी जबान में हो. तो इसने अपनी बात कही और थिएटर तालियों के गूंज से भर गया था. सो बात में बात होनी चाहिए बिकॉज ही स्पीक्स वेरी वेल. एंड ऑल्सो दैट्स वाई मैम वी मेड दिस फिल्म, वी मेड अ वेरी रूटेड इंडियन फिल्म. हमने अवधि हिंदी में फिल्म बनाई है, हमने अंग्रेज़ी में फिल्म नहीं बनाई है फेस्टिवल्स के लिए, और फिर भी वो बात उन तक पहुंच गई. सबटाइटल्स हो जाते हैं बट बात उन तक पहुंची.